जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की स्थिति, सीमा और विस्तार के बारे में पढ़ा था। देखिए, उस वीडियो में मैंने जो बताया था वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। सबसे पहले मैं आपको ये बताते चल रहा हूँ कि पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ाया था और पार्ट 2 में, मतलब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको वीडियो के शुरू में ही पता चल जाए कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, पार्ट 1 में हम लोगों ने भारत की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति को बताया था। कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारत के जो शीर्ष बिंदु है उनके बारे में पढ़ा, भारत की जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल, इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से जो 7 बड़े देश हैं उनके बारे में पढ़ा, और सबसे बड़ी चीज़ जो है भारत के जो स्थलीय सीमा से लगने वाले भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ा कि कौन कौन से सीमा रेखा हमारे पड़ोसी देशों के साथ लगती है, कौन कौन से भारत के राज्य है जो कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, सीमा रेखा का नाम भी हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है, ये सारा चीज़ हमने प्रथम पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था। अब ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाकर पहला वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ दिक्कत आएंगी समझने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर किया है। ठीक है ना, तो इस वीडियो में सेकंड पार्ट जो है, इस वीडियो में मैंने भारत की प्रकृति और प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की सीमाओं के बारे में बताया है। प्राकृतिक सीमा, कृत्रिम सीमा किसे कहते हैं, ठीक है, कुछ कृत्रिम सीमा जिनके बारे में मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था, उन सीमा रेखाओं का नाम भी जो है उससे मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है। इसके अलावा भारत की जलीय सीमा, भारत की तट रेखा, भारत की समुद्री सीमा और चैनल्स तथा खाड़ियों के बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ना है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए, भारत की सीमाएं, किसी भी देश की सीमा जो है ये 2 तरह से होती है, प्राकृतिक, कृत्रिम। ठीक है, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, एक नाम है प्राकृतिक, एक है कृत्रिम। प्राकृतिक कहने से ही अर्थ आपको समझ में आता है कि ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। इसमें समुद्र, पर्वत, नदी, मरुस्थल, इन सभी का योगदान है। इन सभी से बनी सीमा रेखाएं जो है ये प्राकृतिक सीमा रेखा है। याद रखिएगा, ये सभी प्राकृतिक सीमा रेखा है। इनमें विशेष महत्व जो है वो है पर्वत प्रणाली और जल विभाजिका का, इनका विशेष महत्व है। अब एग्जाम्पल पे अगर हम लोग भारत की प्राकृतिक सीमा देखें तो भारत के उत्तर में हिमालय की पर्वतमाला है, जो कि विशाल पर्वतमाला है, भारत के उत्तर में है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, तो ये भारत की प्राकृतिक सीमा हुई। किसी भी देश की प्राकृतिक सीमा और कृत्रिम सीमा दोनों ही होती है, आपको दोनों पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, कृत्रिम सीमा। अब देखिए, कृत्रिम सीमा से पता चल रहा है, कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई है। जब मनुष्य द्वारा बनाई गई है तो ये भाई ये स्थायी नहीं है, इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो सीमा है ये किसी परिस्थिति, युद्ध, संधि, इन सभी के आधार पर बनाई जाती है। अब मान लीजिए 2 देश है, उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। युद्ध के बाद ये इस निर्णय पे पहुंचते कि इस सीमा रेखा के उस पार भाई तुम्हारा देश हो गया और इस पार हमारा देश है, ये सीमा रेखा है, इसे ना तुम लागना ना हम लागेंगे। बट ये बात जो है ये सही नहीं रहती है। देखिए, ये स्थायी नहीं रहती है, अस्थायी रहती है। यहाँ पे ना ये अस्थायी है। आप देखिए, आप इतनी बड़ी हिमालय पर्वत को आप हिला नहीं सकते, बट एक सीमा रेखा है, आप अंदर सीमा रेखा के अंदर घुसपैठ कर सकते हैं। तो ये जो सीमा रेखा है ये अस्थायी है और प्राकृतिक सीमा जो है ये स्थायी होती है। ठीक है ना, तो 2 तरह से सीमा रेखा भारत की है, प्राकृतिक और कृत्रिम। किसी भी देश की 2 तरह से सीमा रेखा होती है। नेक्स्ट, सीमा रेखाएं। देखिए, पिछले वीडियो में जो कि पार्ट 1 था उसमें हमने आपको भारत की सीमा रेखाओं के बारे में बताया था। फिर भी एक बार जो महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं उनके बारे में हम लोग जिक्र करते हुए चलते हैं। पहले है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन है। ऐसा क्यों, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि भारत जो है उस वक्त जब स्वाधीनता के बाद, मतलब आपके आज़ादी के बाद पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान 2 तरह से था। ये यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान, इन 2 रूप में ये टूटा था। और दोनों ही पाकिस्तान, मतलब पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन दिया गया था 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा।
आगे जाकर के ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये बांग्लादेश बन गया और पश्चिम पाकिस्तान पाकिस्तान रह गया, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच की सीमा रेखा मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच की सीमा रेखा रेडक्लिफ लाइन है। 1947 में जो ये रेखा सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में खींची गई थी, याद रखिएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में खींची गई थी, इसलिए इसका नाम रेडक्लिफ लाइन है। सेकेंड जो है यह है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में खींची गई रेखा है। ये 1914 में हेनरी मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन के नाम से इस रेखा का नामांकन किया गया है। उनके अध्यक्ष में ये रेखा खींची गई थी, जिसे भारत और चाइना के बीच में खींचा गया था। देखिए चाइना इस रेखा को नहीं मानता है, बट याद रखिएगा मैकमोहन लाइन जो है ये भारत और चाइना के बीच में है। इसे हम लोग भारत और चाइना की बॉर्डर लाइन, सीमा रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक महत्वपूर्ण लाइन है जिसका नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई रेखा है और ये सिर्फ 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। देखिए जब ये रेखा खींची गई थी, इसे ब्रिटिश काल में खींचा गया था सर मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा 1896 में, ठीक है। तब जो है पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, विभाजित नहीं हुआ था, और ये रेखा जो थी जिसे हम लोग डुरंड रेखा कहते हैं ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। आज यही रेखा बहुत हद तक जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और इसका कुछ अंश जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है। सिर्फ 106 किलोमीटर, याद रखिएगा, सिर्फ 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। इसके अलावा 24वीं समांतर रेखा, ठीक है, ये कच्छ में भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। इसे भारत मानता नहीं है। ये 4 सीमा रेखाएं हैं, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं। नेक्स्ट, भारत की जलीय सीमा। भारत के कुल समुद्र तट की लंबाई जो है यह है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और मुख्य भूमि की जो तट की लंबाई है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इन्हें छोड़कर के मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है ये सिर्फ 6100 किलोमीटर है। याद रखिएगा भारत जो है ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है ना। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा एक देश है और भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें योगदान देते हैं, उनके द्वारा भी समुद्र तटीय सीमा बनती है, ठीक है। तो 9 जो राज्य है वो 9 राज्य क्या क्या है, आपको जरा जूम करके दिखाता हूं उसमें कि कौन कौन से 9 राज्य है, ठीक है। देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, ये 9 राज्य है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं भारत के, ठीक है ना। और इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी है, 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनके द्वारा तटीय सीमा बनाई जाती है। वो 4 केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन दीव, ठीक है ना। यहां आपको ये भी दिख जाएगा। देखिए यहां पर अंडमान निकोबार है, यहां लक्षद्वीप है, इसके अलावा दमन दीव जो है ये है, और पुदुचेरी का बहुत सारा हिस्सा है, यहाँ पर यमन है, इसके अलावा यहाँ माहे है। तो ऐसे ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा कुल 9 राज्य है जो कि भारत के तटीय सीमा को बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत की तट रेखा। देखिए भारत की तट रेखा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। ये अगर भारत के मतलब दक्षिणी हिस्से को जो कि 2 भागों में अगर हम लोग बांटे तो इस साइड का हिस्सा पूर्वी और इस साइड का पश्चिमी, तो इस हिसाब से पूर्वी और पश्चिमी 2 तट के रूप में इन्हें बांटा गया है। पश्चिम के तरफ 4 प्रमुख तट है और पूर्व की तरफ 2 प्रमुख तट है। तो इस अभी हमें यह जानना है कि कौन कौन से प्रमुख तट है, इनका विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है ना। तो पश्चिम की तरफ देखें तो 1 नंबर पे आपको दिख रहा है क्या, 1 नंबर पे काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट दिख रहा है। काठियावाड़ या सौराष्ट्र, सौराष्ट्र से नाम याद आ रहा है गुजरात के सौराष्ट्र, ठीक है ना। गुजरात के सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक
ये तटरेखा है काठियावाड़ या सौराष्ट्र। उसके बाद कोंकण तटरेखा है 2 नंबर, कोंकण सूरत से लेकर के ये गोवा तक फैली है, सूरत से गोवा। इसके अलावा 3rd नंबर पर कन्नड़ तट है, गोवा पे वो खत्म हुआ तो ये गोवा से शुरू है और मंगलौर तक फैली रेखा कन्नड़ तटरेखा है। लास्टली 4th नंबर पे मालाबार तटरेखा, मालाबार तटरेखा जो है ये मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैली रेखा है, ठीक है ना। देखिए मंगलौर से कन्याकुमारी तक ये 4 पश्चिम के तरफ जो हमारी मुख्य तटरेखा है। पूर्व के तरफ में सबसे ज्यादा चर्चित जो है कोरोमंडल तट है ना, कोरोमंडल तट ये कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के डेल्टा तक फैली ये तटरेखा है। और इसके अलावा उत्तरी सरकार तट, ठीक है, उत्तरी सरकार तट कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक फैली रेखा है, कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी, ठीक है ना। यहाँ कृष्णा नदी का डेल्टा है और यहाँ गंगा नदी का जो डेल्टा है, ठीक है, यहाँ तक फैली तटरेखा उत्तरी सरकार तट है। इसके अलावा उत्कल तट जो है ये उड़ीसा में है, देखिए यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ का तटरेखा का नाम उत्कल तट है। इसके अलावा हम लोग कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता का तटरेखा का नाम बंगाल तटरेखा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये कुल प्रमुख तटरेखा के नाम जो है इसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, भारत की समुद्री सीमा। देखिए भारत जो है, याद रखिएगा कि भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है, ठीक है ना, हिंद महासागर में। अब इस हिसाब से भारत का जो समुद्री सीमा है वो देखिए अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। हिंद महासागर पर हमारा सबसे लंबा जो है तटीय सीमा है, तो इस पर हमारा अधिकार भी हमारा होना चाहिए। अब किस देश का कितना अधिकार होगा? स्थलीय सीमा जलीय सीमा से बिल्कुल भिन्न है। जलीय सीमा को लेकर कुछ विवाद थे, कुछ मतभेद थे देशों में, जिसके कारण 1982 में 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौता को शॉर्ट में UNCOLOS कहा जाता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहा जाता है। इस समझौते के आधार पर भारत की 3 तरह की समुद्री जो है वो सीमाएं हैं। देखिए समुद्री सीमा भारत की यहाँ पे 3 तरह की है, बट उसे जिक्र करने से पहले मैं आपको मैप में कुछ बताना चाहता हूं, आपका ध्यान मैप पर होना चाहिए। बेस लाइन या आधार रेखा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, बेस लाइन एक लाइन से खींची हुई है। अब है क्या कि देखिए समुद्री जो तट होते हैं ये सीधी नहीं होती है, कटा छटा, कहीं निकला कहीं घुसा हुआ, ठीक है ना, अलग अलग तरह का है, ओबर खाबर टाइप का है। तो अब इसको देखिए अगर हम लोग मापेंगे, समुद्री सीमा हम बताएं ना भारत की 3 तरह से है। अब 3 तरह से क्या क्या है? प्रादेशिक सीमा है, ठीक है, प्रादेशिक समुद्री सीमा है, अविच्छिन्न मंडल है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो ये 3 तरह की सीमाएं हैं, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। अब ये नॉटिकल मील जो है या नॉटिकल माइल क्या है ये बताएंगे हम, ठीक है ना। पहले आप समझिए उस दूरी को जानने के लिए हमको एक लाइन चाहिए ना, एक सीधी लाइन चाहिए जिससे मतलब हम लोग दूरी मापेंगे। अब अगर तट से ऐसा ऐसा कटा छटा तट से अगर हम लोग मापे तो कोई अंदर चल जाएगा, कोई लाइन बाहर निकलेगा तो ठीक से माप नहीं हो पाएगा। तो हम लोग सुविधा के लिए एक लाइन मान लिए हैं, एक रेखा खींच लिए हैं जिसे हम लोग बेस लाइन या आधार रेखा खींच। अब इस बेस लाइन या आधार रेखा के अंदर का जो जल है ये जल आंतरिक जल कहलाता है, इंटरनल वाटर कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हम लोग दूरी मापेंगे बेस लाइन से। तो पहला यहाँ पे है नॉटिकल माइल। अभी मेरे मुंह से आप लोगों ने सुना कि नॉटिकल माइल नॉटिकल मील है क्या। तो अगर हम लोग स्थल को देखें ना, स्थल पे हम लोग को कोई चीज की लाइन खींचते हैं, लंबाई मापते हैं तो किलोमीटर में मापते हैं। अब समुद्र में मापेंगे, समुद्र की जो इकाई है अलग है। तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर होती है। ये हुई लंबाई समुद्र में अगर हम दूरी माप रहे हैं, ठीक है ना। गहराई मापेंगे तो हम लोग उसको मापेंगे फैदम में, ठीक है। यहाँ जमीन पे मापते हैं फीट में, ठीक है ना, वहां मापेंगे फैदम में। तो फैदम इज इक्वल टू 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखने वाली एक इकाई है वह नॉट। हवा चलती है यहाँ पे तो हम लोग बोलते हैं ना कितना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चल रही है। अगर समुद्र के वहां पर हवा के स्पीड को देखा जाए तो उसे हम लोग नॉट में देखते हैं। नॉट इज इक्वल टू 1 नॉट इज इक्वल टू 0.51 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये 3 इकाई है जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी याद रखने वाली इकाई है वो है नॉटिकल माइल। 1
नॉटिकल माइल। अभी देखिए यहाँ पर बेस लाइन है, इससे हम लोग देखेंगे 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। तो इसे देखने के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मैप आप देख लीजिए, आपको मैप में कोई क्लियर, आपको आधार लाइन जो है, ये आधार रेखा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखिएगा, जो 12 नॉटिकल माइल की जो दूरी होगी ना, वो आधार रेखा से होगी। 24 एक जो नॉटिकल माइल की दूरी होगी वो भी आधार रेखा से ही होगी। ये नहीं कि मतलब 12 के बाद फिर 12, ठीक है ना, टोटल फिर वहीं से। और 200 नॉटिकल माइल मतलब आधार रेखा से 200। ठीक है, आते हैं आगे। देखिए यहां आपको दिख रहा है प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी। 3 प्रकार की समुद्री सीमा है। मैंने यहाँ पे आपको बेसलाइन क्लियर किया। अब आपको बताते चलते हैं कि जो टेरिटोरियल सी है ये कितने दूर तक है। इसकी दूरी है 12 नॉटिकल मील, मतलब बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है ये प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाती है। इस पे अधिकार क्या है भारत का? संपूर्ण अधिकार है, पूरा अधिकार है भारत का। क्लियर, ये पहली समुद्री सीमा हुई। दूसरी समुद्री सीमा अविच्छिन्न मंडल। ठीक है, इसे हम लोग कॉन्टिजिवस जोन भी कहते हैं, अविच्छिन्न मंडल। और इसकी जो दूरी है ये है 24 नॉटिकल मील। अब 24 नॉटिकल मील कहां से? तो बेस लाइन से ही 24 नॉटिकल मील, बेस लाइन से ही 12 नॉटिकल मील की दूरी थी, वो थी आपकी प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी। और ये जो है बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील की दूरी है, अविच्छिन्न मंडल। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इस पे क्या अधिकार है? तो इस पे 3 तरह के भारत के अधिकार है। एक है सीमा शुल्क वसूली का अधिकार। मान लीजिए कोई जहाज आ रहा है, जाते जाते इसके अंदर जो है आपके अविच्छिन्न मंडल के अंदर घुस गया, मतलब 24 नॉटिकल मील के अंदर में घुस गया, तो भारत बोलेगा कि क्या हमको सीमा शुल्क दो, तुम हमारे सीमा के अंदर घुसे हुए हो। ठीक है, ये हमारा 24 नॉटिकल माइल के दूरी के अंदर में आप जो है अपना जहाज लेकर आ गए हो, हमें सीमा शुल्क दो। ठीक है, इसके अलावा जब इतना अधिकार है तो साफ सफाई का भी अधिकार भारत का ही है। ठीक है, और थर्ड है वित्तीय अधिकार, कारोबार करने का अधिकार। याद रखिएगा 24 नॉटिकल मील तक की दूरी है। और नंबर 3 अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरी नंबर जो सीमा है समुद्री सीमा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसे इंग्लिश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड। याद रखिएगा, शॉर्ट में ईईजेड बोला जाता है। तो ये हुई ना 200 नॉटिकल मील की दूरी। अब ये कहाँ है? ये बेस लाइन और यहां तक दिख रहा है आपको, यहां तक की पूरी दूरी 200 नॉटिकल मील की दूरी है। नॉटिकल मील तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इस पे अधिकार क्या है? भारत यहाँ पे नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 अधिकार है। पहला अधिकार, भारत यहाँ पे नए जो द्वीपों का निर्माण कर सकता है। वैज्ञानिक परीक्षण कराने का अधिकार भारत का ही है इन 200 नॉटिकल मील तक के समुद्री सीमा के अंदर में। इसके अलावा प्राकृतिक अगर संसाधन मिलते हैं तो उसका पूरा दोहन भारत करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में मुंबई हाई है ना, मुंबई हाई आपके समुद्र में है, अरब सागर में है। तो अरब सागर में जो आपको दिख रहा है ये सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस का जो एक क्षेत्र है भारत का। याद रखिएगा 65% तेल जो उत्पादन है मुंबई हाई से होता है। अब ये कहाँ पड़ता है? ईईजेड में पड़ता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे पड़ता है। क्लियर, मतलब 200 नॉटिकल मील की दूरी है। तो आप समुद्री सीमा पहले समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में अगर होगा तो फिर से, अगर इसके ऊपर में मतलब समुद्री सीमा सिर्फ मतलब 24 नॉटिकल, 200 नॉटिकल, 12 नॉटिकल मील के ऊपर में एक अलग से एक वीडियो में अगर होगा तो बना के दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना आपको समझा कर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, भारत की खाड़ी और चैनल्स। खाड़ी क्या है? देखिए खाड़ी 3 तरफ से भूमि से घिरा समुद्री क्षेत्र है। भूमि से घिरा समुद्री क्षेत्र खाड़ी कहलाता है, याद रखिएगा। अब खाड़ी में जैसे बंगाल की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है ना, खाड़ी। अब इसमें जो बड़ी खाड़ी है ना, जो बड़ी होती है उन्हें बे कहते हैं, अंग्रेजी में बे कहते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग बहुत ज़्यादा सुने हैं बे ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल की खाड़ी। छोटी संकरी खाड़ी जो है इसे गल्फ कहते हैं, इंग्लिश में गल्फ कहते हैं, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार, ये छोटी खाड़ियाँ है। तो पहले आप खाड़ी क्लियर कीजिए, खाड़ी क्या है, ठीक है ना। तो कुछ खाड़ियों के बारे में हम लोग, भारत की खाड़ी जो है, महत्वपूर्ण खाड़ियों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिख रहा है ना, गल्फ ऑफ मन्नार। कहाँ है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी। और ये तमिलनाडु के दक्षिण और राम सेतु के पश्चिम में, देखिए ये तमिलनाडु राज्य है ना, ये वाला तमिलनाडु राज्य तमिलनाडु के दक्षिण साइड में है और राम सेतु के पश्चिम तरफ में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी की स्थिति बता दिए। और मन्नार की खाड़ी है कहाँ? भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसके अलावा पाक जल संधि,
इसे पाक जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। इससे पाकिस्तान का कोई देना नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा, पाक संधि या पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, और ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि, क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट, राम सेतु, पता है हमारे आस्था का विषय है, ठीक है ना। राम सेतु इंग्लिश में से एडम्स ब्रिज कहते हैं अंग्रेजी लोग, ठीक है, आदम का पुल कहा जाता है। दिख रहा है आपको, बहुत दूर तक है, भारत के शुरू से भी है, और अगर आपका श्रीलंका के देखे तो श्रीलंका से भी निकली हुई है, बीच में जो है ये खत्म है, बीच में ये पानी के अंदर चली गई है, ठीक है ना, बहुत पुरानी है। तो तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में स्थित है ये, इसकी स्थिति गल्फ ऑफ मन्नार में दिख रहा है, ठीक है। ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य करता है। देखिए, इसी के कारण जो कोई जहाज है ना, वो इस एरिया से पास नहीं कर पाता है, क्योंकि जो बीच में है वो राम सेतु है, तो वो बीच में थोड़ी अंदर तक है, बट ज़्यादा अंदर नहीं है, जहाज वहां से पास नहीं कर सकता, ठीक है ना। मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करने का काम करता है। देखिए, यहाँ पाक जलडमरू मध्य है और यहाँ मन्नार की खाड़ी है, बीच में हो गई राम सेतु। तो ये आप पहले क्लियर कर लीजिए, पहले मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य और राम सेतु, क्लियर। आगे नेक्स्ट, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की और खंबात की दोनों ही खाड़ी गुजरात में स्थित है। देखिए, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। याद रखिएगा, 96 किलोमीटर की एक विवादित पानी की पट्टी है, जिसे लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद है, जिसका नाम सरक्रिक विवाद है। दिख रहा है यहाँ पे सरक्रिक विवाद, ठीक है। यह है कच्छ की खाड़ी, गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है। और यहाँ पर थोड़े दूर पे ये 96 किलोमीटर की एक पानी की पट्टी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद है, जिसका नाम सरक्रिक विवाद है, बहुत ही चर्चा का विषय है। इसके बाद खंबात की खाड़ी जो है, ये सेकंड आपके गुजरात में ही है, ठीक है, गुजरात के दक्षिण में। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना गुजरात, इसके दक्षिण साइड में, ठीक है, नर्मदा और तप्ती नदी के मुहाने पर ये स्थित है, ये खाड़ी, जिसे हम लोग खंबात की खाड़ी कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल। सबसे पहले आप जानिए चैनल्स क्या है। तो दो द्वीपों के बीच का जो संकरा समुद्री क्षेत्र है वो चैनल्स कहलाता है, ठीक है ना। और किसी भी चैनल्स का नाम अधिकतर उसके अक्षांश के नाम पर रख दिया जाता है। जैसे 9 डिग्री अक्षांश पर 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री अक्षांश पर 8 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री अक्षांश पर 10 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका नामांकन किया गया है। अब यहाँ पर जो 9 डिग्री चैनल दिख रहे हैं, इसे थोड़ा जूम करके हम लोग देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। ये जो है, ये है 9 डिग्री चैनल, ठीक है ना। और ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय यहाँ पे दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच स्थित है। मैप में आप अच्छे तरह से देखकर समझ लीजिए, 9 डिग्री चैनल है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। ये मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के बीच में 9 डिग्री चैनल पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 8 डिग्री चैनल को देखेंगे। डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव, इसके बीच स्थित है। आप चैनल्स को देखिए, मैप पर देखिए, और मैप पर देख करके, मानचित्र पर देख करके अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, मानचित्र का समझा हुआ चीज़ जो है ना, वो नहीं आप भूल सकते। अगर आप रटते हैं किसी चीज़ को, याद करने की कोशिश करते हैं, तो आप भूल जाइएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके दिमाग पर बैठ गया, वो छवि आपके आँख के सामने अगर वो बैठ गई है ना, तो आपको उससे कोई भी भुला नहीं सकता है। तो इसलिए आपका कॉन्सेंट्रेशन मैप पर होना चाहिए। दिख रहा है यहाँ पर 8 डिग्री चैनल, ऊपर में मिनिकॉय आइलैंड है, नीचे मालदीव है, क्लियर। इसके पहले मैंने जो बताया, देखिए यहाँ पर 9 डिग्री चैनल, यहाँ लक्षद्वीप है और नीचे मिनिकॉय आइलैंड है। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय, 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव, ठीक है ना। आप उसे पहले क्लियर रखिए कि कौन कौन से चैनल्स कहाँ कहाँ पर है, ठीक है ना। उसके अगल बगल में कौन कौन से आइलैंड है, मानचित्र पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, देखिए, अभी जो मैं चैनल्स के बारे में बताऊंगा, ये सारे के सारे चैनल्स जो है, ये है अंडमान निकोबार पर स्थित है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार के एरिया में है। तो इसे हम लोग जरा जूम करके अच्छे से समझते हैं मैप में, मानचित्र में। कोको चैनल, कोको चैनल आप ध्यान से मैप पर देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है, ये है ना कोको चैनल,
ये म्यांमार के कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच स्थित है, ठीक है, जो कि कोको चैनल है। डंकन जनसंधि या डंकन पैसेज ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। 10 डिग्री चैनल यहां दिख रहा है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार इसके बीच में स्थित है। इसके अलावा सोम्ब्रेरो चैनल, यहाँ सोम्ब्रेरो चैनल ये कच्चल आइलैंड और लिटिल निकोबार के बीच में स्थित है, ठीक है। ऊपर बढ़ते हैं। ग्रेट चैनल स्थिति देखिए यहाँ पर, ग्रेट चैनल ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया का एक भाग है सुमात्रा आइलैंड, जावा सुमात्रा, ठीक है, इन दोनों के बीच स्थित है। तो कुल मिलाकर ये सारे चैनल्स और खाड़ियों को भी मैंने अब कवर कर दिया है, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल तक पहुंच जाए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।